सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। आज हम तीसरा वाला टॉपिक करेंगे नेट का, जो मैथ्स में है। दैट इज दिस इज द टॉपिक, दैट इज काउंटिंग मैथमेटिकल इंडक्शन एंड दिस इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। तो इसमें प्रोबेबिलिटी भी है, जो आपका कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब पार्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या क्या सिलेबस में है इसमें? बेसिक ऑफ काउंटिंग्स डिस्कस करेंगे। पिजन होल प्रिंसिपल होता है, वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन तो आपने पहले भी कर रखा होगा मैथ्स में, वही पार्ट है। यस मैम। वो करेंगे। इंक्लूशन एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, इंक्लूशन किसे कहते हैं, एक्सक्लूशन क्या कहते हैं, ये करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, ये करेंगे। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है, किस, जैसे हमने डाइस अगर रोल करा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 आने की, 2 आने की, 6 आने की, ये वाली प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। और फिर बेस थ्योरम क्या होता है, ये करेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा करेंगे। ओके मैम। सो स्टार्टिंग विद दिस, दैट इज बेसिक ऑफ काउंटिंग। सबसे पहले ये काउंटिंग होता क्या है? एज्यूम वी हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज। ठीक है, काउंटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ये कह रहा है कि हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, उनकी प्रॉपर्टीज है सर्टेन। तो काउंटिंग क्या है, वो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, दैट इज उसे हम कहते हैं काउंटिंग। एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कि नंबर ऑफ अवेलेबल फोन नंबर्स विद 7 डिजिट इन लोकल कॉलिंग एरिया। अब कितने अवेलेबल फोन नंबर्स है जो कि 7 डिजिट के हैं लोकल एरिया में, वो काउंट करके, दैट इज काउंटिंग। काउंटिंग देखो, नंबर सिंपल सी है। हम कहते हैं, छोटे बच्चों से कहते हैं कि बेटा 1 से लेके 5 तक, 10 तक या 20 तक काउंटिंग सुनाओ, तो वो ही काउंटिंग है। इसी तरीके से उसी कंसेप्ट पे है काउंटिंग, उसे कह रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ पॉसिबल मैचेस, मतलब हम काउंटिंग किस चीज की करेंगे, वो चीज है कि हम किस चीज को काउंट कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने बोला कि हम 2 बेसिक डिकम्पोजिशन रूल्स होता है काउंटिंग का। सबसे पहला होता है प्रोडक्ट रूल और दूसरा होता है सम रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल होता है अ काउंट डिकम्पोज इनटू अ सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट काउंट्स। ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट काउंट इज एसोसिएटेड विद ऑल एलिमेंट्स इन द सेकंड काउंट। ये प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है? अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो 5 इंटू 6 प्रोडक्ट होता है ना। तो अब देखो 5 और 6 के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यही बोल रहा है अकाउंट डिकम्पोज इनटू अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट काउंट्स। इंडिपेंडेंट काउंट्स है ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट काउंट, 5 की बात करें, इज एसोसिएटेड विद ऑल एलिमेंट्स इन द सेकंड काउंट। 5 इंटू 6 में, तो 5 जो है वो सारे 6 से, दूसरे नंबर से, ऑल एलिमेंट से क्या है, सेकंड काउंट से एसोसिएटेड है। तो वही चीज समझाई इन्होंने। सम काउंट होता है, उसमें हम सम का मतलब एडिशन होता है। तो वही बताया, अ काउंट डिकम्पोज इनटू अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट काउंट्स, एलिमेंट्स ऑफ काउंट्स आर ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब एक के बाद एक। 5 की फिफ्थ, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8 आता है। तो एक के बाद एक ऑल्टरनेटिव सम रूल वाला है। ठीक है, यस मैम। आगे चलते हैं। अब इन्होंने बात करी पिजन होल प्रिंसिपल क्या होता है। देखो ये कह रहा है एज्यूम यू हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सेट ऑफ बिन्स यूज्ड टू स्टोर ऑब्जेक्ट। इन्होंने बोला है आप एज्यूम करो कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और उस ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए बिन्स, बिन्स मतलब डस्टबिन्स हैं, ठीक है, या कोई कंटेनर बोल सकते हो, वो है। तो उसमें इन्होंने बोला कि पिजनहोल प्रिंसिपल states that if there are more objects than bins, अगर मान लो बिन्स हमारे पास 5 है, ऑब्जेक्ट हमारे पास 7 है, जैसे एग्जांपल में भी दे रखा है कि 7 बॉल्स हैं और जो हमारे पास बॉक्स है वो सिर्फ, बिन्स जो है वो सिर्फ 5 है। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 बिन या मोर देन 1 बिन के अंदर एक से ज्यादा बॉल एग्जिस्ट करेगी। यही तो मतलब है। यस जब कंटेनर मैम। कम है और बॉल ज्यादा है तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कंटेनर होगा, एक या एक से ज्यादा, जिसके अंदर एक से ज्यादा बॉल स्टोर होंगी। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो, पहली के अंदर एक बॉल है, तो इस वाली कंडीशन को कहते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। ओके मैम। क्लियर, इस कंडीशन को कहते हैं। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे, न्यूमेरिकल के तौर पे दिखाया है कि कैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट ईच ऑफ whom comes from one of the 5 states must be enrolled in a university to guarantee that there are at least 100 who comes from the same state। इन्होंने बोला कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि आते हैं फ्रॉम वन ऑफ, एक 50 स्टेट में से किसी एक स्टेट में से, जो कि एक एनरोल्ड है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें ग्रेजुएटेड वो है एटलीस्ट 100 हु कम्स फ्रॉम द सेम स्टेट्स।
तो इन्होंने ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे पिजन होल की हेल्प से। इसका मतलब है कि लेट देयर आर 50 बॉक्सेस, 50 बॉक्सेस हैं क्योंकि 50 स्टेट्स को इन्होंने बॉक्स बोल दिया, 1 पर Yes, स्टेट। ma'am. एक बॉक्स एक स्टेट को बोल रहा है, ठीक है, 50 है, एक स्टेट में एक बॉक्स बोल रहा है। वी वांट टू फाइंड द मिनिमल एन सो दैट, अब हमें उसमें एन में से मिनिमम मतलब एन फाइंड आउट करना है। तो n डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि टोटल एटलीस्ट 100 होने चाहिए। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 और 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका n की वैल्यू आ जाएगी 5000, वही तो आएगी, 5,000. Yes, ठीक है ना, ma'am. 5000। लेकिन उसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर हमारे पास लेट n 5000 इज टू मच सिंस द रिमाइंडर इज 0, क्योंकि इसके अंदर क्या बोला था क्वेश्चन में, इन्होंने बोला था कि हुज कम फ्रॉम वन ऑफ द 50 स्टेट्स, वन, तो इसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, वन ऑफ द 50 स्टेट्स नहीं है। वी वांट द रिमाइंडर ऑफ वन, मतलब वन, उनमें से कोई एक चाहिए हमें। तो इसलिए हमने ब्रेक कैसे करा, n को हमने करा 50 इंटू 100 की जगह हमने 99 प्लस 1 कर दिया। Plus 1. इससे डिफरेंस क्या Yes, हुआ ma'am. कैलकुलेशन में, इसमें लगेगा बॉड मास। बॉड मास पता है ना, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, है ना, Yes, ma'am. प्रायोरिटी जो होती है, तो मल्टीप्लिकेशन की ज्यादा प्रायोरिटी होती है प्लस के कंपैरिजन में। तो पहले 50 Yes, इंटू ma'am. 99 होगा, उसके बाद उसके अंदर प्लस 1 होगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4951 आएगा। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन Okay. आएंगे, ठीक है। तो ये Okay. इस तरीके से करना होगा, इसकी और भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, एक सिर्फ एग्जांपल था ताकि आपको अभी तो फिलहाल में ये है कि आपको ये कंसेप्ट पता चल जाए क्या है, इससे रिलेटेड Yes. न्यूमेरिकल्स हम और भी बहुत करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया जिसमें बोला जनरलाइज्ड पिजनहोल प्रिंसिपल थ्योरम। इसमें जनरलाइज्ड वाले केस में क्या बोला इन्होंने, इफ एन ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इनटू n objects are placed into k bins, then there is at least one bin containing at least n by k objects। मतलब अब k bins है, हमें bins भी नहीं बताए कितने हैं, k है सपोज, और n objects है, ऑब्जेक्ट्स जो प्लेस करने हैं। अब हमें ये नहीं पता k ज्यादा है या n ज्यादा है, दोनों वेरिएबल है। उस केस में हम क्या करेंगे, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसे डिवाइड बाय बिन्स करेंगे, क्योंकि हमारा पिजन होल में क्या था प्रिंसिपल के हिसाब से कि हमारे ऑब्जेक्ट ज्यादा थे और बिन्स कम थे। तो कम थे, हमेशा yes, ma'am. जो ज्यादा वैल्यू होती है वो ऊपर रखी जाती है, जो कम वैल्यू होती है वो नीचे रखी जाते हैं वो डिनोमिनेटर नीचे. में, है ना। तो इसलिए n बाय k करेंगे अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें हमें ये नहीं पता, तो n ऑब्जेक्ट्स और k। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं कैसे पता चलेगा, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल है, एज्यूम 100 पीपल, इन्होंने बोला 100 लोग हैं, कैन यू टेल समथिंग अबाउट द नंबर ऑफ पीपल बोर्न इन द सेम मंथ। अब एक मंथ में कितने 100 लोगों में से कितने बॉर्न हो रहे हैं, एज्यूम करना 100 पीपल ने जन्म लिया, अब एक मंथ में सेम मंथ में कितने बॉर्न हुए ये हमें बताना है। तो इन्होंने आंसर में दिया यस देयर एग्जिस्ट अ मंथ इन विच एटलीस्ट मतलब आपको पता है टोटल लोग कितने 100, मंथ में कितने एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12 होते हैं, तो 12 Yes, आ ma'am. गया। तो ये हमारा आया Divide. 8 पॉइंट, हाँ, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऊपर जो Three. लगाया था n बाय k करा था, राइट है ना, Yes, n ma'am. बाय k। Yes. तो पिजन होल इस तरीके से पता करना है इसका। तो उसके बाद 8.3, अब 8.3 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ नहीं, इसमें जो भी 8.3 हम कम 8 नहीं लेंगे, 8 को ज्यादा लेंगे, क्योंकि कोई इंसान ऐसा तो नहीं है उसका सिर्फ हाथ पैरों, पूरा इंसान ही निकलेगा ना 8.3 Yes, का ma'am. मतलब। तो इसलिए हमने 8.3 की जगह 9 पीपल वर बॉर्न करा है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में तो कोई नहीं होता ना, तो राउंड ऑफ करके Yes, 9 पीपल। हम कम करते तो हमारा आंसर गलत होता। एग्जाम में जब ऑप्शंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो उसमें एक में 8 भी होगा, एक में 9 भी होगा, तो आपको ये अलर्ट रखना है कि आप ये मत सोचो 8.7 का राउंड ऑफ करके 8, लॉजिकली सोचो कि 0.3 का मतलब एक और इंसान है, तो दैट इज 9, ठीक है, yes, पर ma'am. बॉन्ड सब में आगे चले। तो ये Yes, ma'am. ओके अब हम बात करते हैं परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन क्या होता है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स बहुत करे, हमें बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती, अगर बेसिक क्लियर हो तो कभी भी न्यूमेरिकल भी गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले अ परम्यूटेशन ऑफ अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये कह रहे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक मैं कहूँ
कि जैसे रेड एक अलग कलर है, ग्रीन एक अलग कलर है, ऑरेंज एक अलग कलर, डिस्टिंक्ट है, वो आपस में सिमिलैरिटी नहीं है, उसे यस परमुटेशन मैम। बोला है। सिंस द हाँ ऑब्जेक्ट्स आर मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट है वो, डिस्टिंक्ट आपस में बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। यस। So since the objects are distinct, क्योंकि वो आपस में डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं, they cannot be selected more than once, उन्हें हम एक बार में सेलेक्ट नहीं करने के, क्योंकि वो अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज है, अलग अलग वो होते हैं। फर्दरमोर द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट मैटर्स, और क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है, वो अलग है, तो उनका जो ऑर्डरिंग हम करेंगे वो भी मैटर करेगा, क्योंकि वो सेम नहीं है। अगर सेम होता तो सेम में मैं पहले कोई सा भी रखूं तो वो तो सेम ही है ना। लेकिन अगर यस मैं मैम। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो जैसे कि हम टॉपर सेलेक्ट करते हैं एग्जाम में कि कौन सी क्लास में कौन बच्चा, सब बच्चे डिस्टिंक्ट होते हैं, सब बच्चों की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, अलग अलग ब्रेन्स होते हैं, अलग अलग सब कुछ होता है, बैकग्राउंड होता है, अलग अलग पढ़ाई करते हैं वो लोग, तो वो डिस्टिंक्ट है। यस मैम। तो मैं अगर कह दूं कि अरे चाहे इसका नाम ले लो चाहे इसका नाम ले लो, दोनों फर्स्ट आए हैं, तो वो सही नहीं है। परमुटेशन का मतलब है डिस्टिंक्ट है तो ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, जो ओके मैम। फर्स्ट आया है वो ही फर्स्ट आया है, किसी और का नाम मैं फर्स्ट की जगह नहीं ले सकती। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया इन्होंने, जैसे एज्यूम वी हैव अ सेट एस विद एन एलिमेंट्स, हमारे पास सेट एस है, उसके अंदर एन एलिमेंट्स है। एस के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन एलिमेंट्स है। अब उसके परमुटेशन निकालना है हमें सेट एस का। तो परमुटेशन देखो इन्होंने सब डिस्टिंक्ट है, ए बी सी निकला सबसे पहला, दूसरा ए सी बी निकला, उसके बाद बी ए सी निकला, बी सी ए निकला, सी ए बी निकला, सी बी ए। तो ये सारे ही डिस्टिंक्ट है, ये इसके मैक्सिमम परमुटेशन जो निकल सकते थे, कॉम्बिनेशंस निकल सकते थे, ये निकाले हमने। इसके अलावा इसके कोई कॉम्बिनेशंस नहीं निकल सकते, इसमें तीनों इंक्लूड होंगे। यस मैम। ये आप देखो तो मैं फिर से वही बोलूंगी जो मैंने कल की वाली स्लाइड भी बोला था। स्विचिंग थ्योरी में जैसे हमने लिखा था 001 010, वो सब डिस्टिंक्ट होते थे आपस में कॉम्बिनेशंस। ऐसे ही एबीसी में यस मैम। ये डिस्टिंक्ट है कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन है, और उसका ऑर्डर मैटर करता है, पहले कौन सा आ रहा है वो मैटर करता है। एग्जाम्पल एक और है वो देखते हैं। हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ लेटर्स एबीसी आर देयर, इसमें बोला है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ लेटर्स एबीसी आर देयर। तो नंबर ऑफ परमुटेशन इज, इन्होंने बोला एन, हमने बोल दिया और एन बोल दिया, एन भी वेरिएबल रखा और एन भी, इसकी जगह 3 3 की जगह कुछ भी आता, 4 4 आता, 5 5 आता, सेम सेम डिजिट आ रही है अगर, तो उसमें यस कैसे मैम। करोगे आप, 3 का फैक्टोरियल करोगे, क्या करोगे परमुटेशन में, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है फैक्टोरियल। एग्जैक्टली हमें मैक्सिमम कितने निकलेंगे वो पता चल जाएगा। 3 का फैक्टोरियल का मतलब है 3 into 2 into 1, है ना। 1। यस तो मैम। इसका मतलब 3 2 6, तो 6 इसके ऑल्टरनेटिव निकलेंगे, परमुटेशन निकलेंगे। तो आप नीचे में देखो तो 6 ही है जो हमने देखे थे पीछे, ए बी सी ए यस सी मैम। बी, तो ये हमारे टोटल परमुटेशन निकलेंगे। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं हाउ मेनी परमुटेशंस, तो ये एक आंसर हो जाता है, 6 आ गए। जिसे पता है ये लॉजिक वही कर पाता है इसे। ठीक है, आगे चले। ओके मैम। यस। एग्जाम्पल 2 है, इसमें क्या है, हाउ मेनी परमुटेशंस ऑफ लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच कंटेन्स अ सब स्ट्रिंग एबीसी। इन्होंने बोला कि इतनी एबीसीडी ई एफ जी एच तक में सब स्ट्रिंग एबीसी कितने परमुटेशंस में होगा। तो कंसिडर एबीसी एज वन एलिमेंट, हमने एबीसी को एक एलिमेंट मान लिया या एक डिजिट मान लिया, इसमें से एबीसी बाहर निकाल दिया, और जो बाकी के बचे थे डी एफ जी एच को अलग मान लिया एज अदर 5 एलिमेंट्स। एबीसी निकाल के ये हो गया 5 एलिमेंट। ठीक है, ऑफ द टोटल ऑफ, क्योंकि हमने एबीसी को एक माना था, तो अब हमारे 5 ये हो गए और एबीसी एक हो गया, तो यस टोटल मैम। मिला के 6 एलिमेंट्स हो गए। 6 then एलिमेंट्स। then we need to count the number of permutation of these elements। अब इसका permutation निकल जाएगा कैसे, 6 का फैक्टोरियल वही 6 into 5 into 4 into 3 into 1, बिल्कुल, यस जो मैम। जो कि हमारा गया 720। तो ये हमारे परमुटेशंस निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हो, थोड़ा स्मार्टली डील करना होता है, क्योंकि एबीसी आप इसे, अगर जो बच्चे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि एबीसी एक ही सबस्ट्रिंग मानना है, तो वो गड़बड़ कर देगा इसमें। वो क्या करेगा, मैम वो सब स्ट्रिंग का मतलब एक ही मानना है हाँ एबीसी को। हाँ हाँ हाँ, एक जैसे अच्छा। आपका नाम होता है एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ यस मैम। कैरेक्टर्स होता है। तो अगर मैं बोलूं मेरा नाम जैसे सुरभि है, तो सुरभि एक स्ट्रिंग है। अगर मैं बात यस करूं मैम। उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो वो अलग हो जाएगा, SURB, तो वो अलग हो जाएगा कैरेक्टर्स, लेकिन स्ट्रिंग एक है। ठीक है, ऐसे एबीसी एक नाम मान लिया इन्होंने, जो कि एक सिंगल माना है, और ये सब डिजिट्स को अलग
वो करा, इसलिए फैक्टोरियल 6 का निकलेगा इसमें। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वो देखो, सपोज दैट देयर आर 8 रनर्स इन अ रेस। इन्होंने बोला एक रेस के अंदर 8 लोग रन कर रहे हैं। द विनर रिसीव्स, ऑफ कोर्स हम सबको पता है जो विनर होता है उसे गोल्ड मेडल मिलता है, जो सेकंड प्लेस पे Yes, आता है उसे सिल्वर मेडल मिलता है, जो थर्ड प्लेस पे आता है उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। वही लिखा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू अवार्ड दीज मेडल्स इफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रेस कैन अकर। ये कह रहे किस तरीके से उन 8 रनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं मेडल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड के, पॉसिबल अगर वो तीनों ही कंडीशंस में बच्चे आएंगे, कितने कॉम्बिनेशंस में, मतलब मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बचते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के 8 रनर्स में। ठीक है, अब मैं मैम बताती हूँ, 3। अब यस बताती मैम। हूँ, रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो हमारा टोटल कितना है परमुटेशन में, जो एन लिखा था मैम 3 3 सेम 8 है, 8 क्योंकि है। क्योंकि है ना 8 रनर्स थे हमारे, 8 है। उसमें से यस हमें मैम। क्या देखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखना है, गोल्ड सिल्वर और ब्राउन्स देखना है। तो 3 चीजें देखनी है, तो परमुटेशन में 8,3 लगाएंगे। ठीक है, यस मैम। 8,3 का क्या मतलब है कि इसका होगा 8 into 7 into 6, यस मैम। इस तरीके से, दैट इज 8 फैक्टोरियल, मतलब 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 - 3। 8 - 3 क्यों करा है, क्योंकि जिस बच्चे को एक बार मिल जाएगा वो फिर हमारा कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। उस एक बार गोल्ड यस मिल गया तो वो एक्सक्लूड हो गया, ब्रॉन्ज मिल गया वो एक्सक्लूड हो गया, सिल्वर मिल गया वो एक्सक्लूड हो गया। तो जितने एक्सक्लूड होते जाएंगे वो, क्योंकि हमेशा याद रखना, एक नॉर्मल तरीका समझाती हूँ समझाने का, कि नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा लेस वैल्यू लिखते हैं, तो हमेशा जो भी लेस वैल्यू होगी वो लिखेंगे, क्योंकि आप अगर इन्फिनिटी होता है किसी भी नंबर के बेस में तो वो इनफाइनाइट लूप चला जाता है, चला जाता है ना। यस मैम। तो जीरो और जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता बेस में, लेकिन नो जो मैम। न्यूमरेटर से कम होता है डिनोमिनेटर, मैं थोड़ा याद करने का तरीका बता रही हूँ। वैसे फॉर्मूला 8 - 3 फैक्टोरियल है, उसका आप डिवाइड करके जो आपका आंसर आएगा वो आपका है 336। ठीक है, मैम ये जो 8 3 लिखा हुआ है। 8 - 3। यस मैम, जो ये ब्रैकेट में जो 8 3 लिखा हुआ है, इसमें जैसे कि इसके फैक्टोरियल करेंगे अगर, हाँ तो इसमें 8 के अगर फैक्टोरियल करते हैं तो यहाँ पे 8 into 7 into 6 into 5 भी तो आना चाहिए। 5 4 3 2 1 हाँ, भी तो इन्होंने आना चाहिए। शॉर्ट में करके दिखा दिया, इज इक्वल्स टू 8 का वो दिखा दिया ना, अच्छा फैक्टोरियल साइन इन्होंने शॉर्ट में दिखा दिया। मैम, हमें लिखना पड़ेगा, पर हमें लिखना हाँ हाँ पड़ेगा हाँ वहाँ हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ओ, 8 फैक्टोरियल इन्होंने ऐसे करके दिखा दिया, सिर्फ इलेबोरेट करके समझाने के तौर पे दिखाया था। और फिर नीचे में 8 - 3 का फैक्टोरियल। मैम ठीक ये है, क्यों किया 8 - 3? डिवाइड, एक्चुअली में ये अभी तुम्हें पता चलेगा कि, अच्छा, एन अपॉन वो था जो ऑब्जेक्ट वाला। हाँ मैम एग्जैक्टली, एन अपॉन के वाला। यस मैम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही वही कंसेप्ट, n/k वाला। ठीक है, उसका फैक्टोरियल। चले आगे, यस मैम। यस। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है, ये तो परमुटेशन की बात हो गई, अब आप आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या बोला है, a k combination of element of a set is an unordered selection of k elements for the set. Thus a k combination is simply a subset of the set with k elements. ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। नॉर्मल इंग्लिश टर्म में कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब हम किसी चीज को कंबाइन करते हैं, राइट, यही तो होता है यस कॉम्बिनेशन। मैम। तो इन्होंने क्या बोला कि कॉम्बिनेशन इज सिंपली अ सबसेट, वो एक सबसेट है ऑफ द सेट विद के एलिमेंट, जिसके अंदर के एलिमेंट्स है उसके छोटे छोटे हिस्से हैं, छोटे छोटे भाग हैं। जैसे कि 2 कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ए बी सी, एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, 2 कॉम्बिनेशन है किसी सेट का, अगर ए बी सी की बात करें तो ए बी, ए सी और बी सी, ये उसके सबसेट्स निकले। कवर 2 परमुटेशन, अगर हम सिर्फ ए बी की बात करें तो उसके मैं परमुटेशन देखूं तो ए बी की, तो या तो ए बी होता है बी ए होता है परमुटेशन, यस मैम। जो अभी प्रीवियस करा था। तो कॉम्बिनेशन यस क्या है, मैम। उसको सिर्फ कंबाइन करना उन छोटे छोटे सबसेट्स को, दैट इज कॉम्बिनेशन। देखो मैं तो यही कहती हूँ क्लास में भी कि जो इंग्लिश की टर्म होती है कहीं ना कहीं उस चीज से लॉजिक रिलेट होता है, इसलिए उसका नाम वो होता है। तो कॉम्बिनेशन का नाम क्यों है कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो कंबाइन कर रहा है सबसेट्स को। यस मैम। ठीक है, आगे और क्लियर होगा ये चीज। जैसे कि कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला होता है, सी एन कॉमा के,
इसमें क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस k का फैक्टोरियल इंटू k का फैक्टोरियल। k का फैक्टर। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, ये याद करना पड़ेगा कि सी यस n मैम। कॉमा k अगर है तो वो n का फैक्टोरियल होगा, n माइनस k का फैक्टोरियल होगा और k का फैक्टोरियल होगा। तो इसमें क्या बोला है, वी नीड टू क्रिएट अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स। अब एक एग्जांपल दे रखा है, ये देखो ध्यान से, जिसमें कॉम्बिनेशन समझा रखे हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा और क्या सोल्यूशन है इसका। वी नीड टू क्रिएट अ टीम ऑफ 5 प्लेयर्स फॉर द कॉम्बिनेशन फॉर द कंपटीशन आउट ऑफ 10 टीम मेंबर्स। हमें 5 प्लेयर का एक टीम बनानी है आउट ऑफ 10 टीम मेंबर्स। 10 टीम मेंबर्स में से 5 प्लेयर्स के हमें टीम बनानी है, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट टीम्स इज इट पॉसिबल टू क्रिएट। अब कितनी टीम्स हम टोटल बना सकते हैं उन 10 यस टीम मैम। मेंबर्स में से। इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन क्रिएटिंग अ टीम वी डू नॉट केयर अबाउट द ऑर्डर इन विच प्लेयर्स वर पिक्ड। हम किसी भी ऑर्डर की वो, लेकिन अगर हम परमुटेशन की बात करें तो ऑर्डर मैटर करता था, है ना, याद है, यस परमुटेशन में मैम। ऑर्डर मैटर करता था पर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर होता मैटर है। नहीं कर रहा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द प्लेयर इज इन, बस प्लेयर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ दैट we need to consider unordered set of combination। इसलिए हम unordered set of combination, सेम फॉर्मूला लगाया है, कॉम्बिनेशन 10 टीम्स थी, उसमें से हमें 5 प्लेयर्स निकालने हैं। तो 10,5 हो गया कॉम्बिनेशन में, 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, सिंपल से सॉल्व करा है, यस मैम। ठीक है। चले आगे। यस मैम। आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, कि अगर आपको लगता है उस क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर कर रहा है तो आप परम्यूटेशन लगाओगे, अगर आपको लगता है ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो आप कॉम्बिनेशन वो का फॉर्मूला लगाओगे। कॉम्बिनेशन। हाँ, ठीक यस। है। आगे चलते हैं। अब ये आता है इंक्लूशन और एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। इंक्लूशन का मतलब नॉर्मल इंग्लिश टर्म में क्या होता है, कोई चीज अगर इंक्लूडेड होती है, और एक्सक्लूशन का मतलब जो चीज नहीं इंक्लूड होती, ठीक है। तो अब इसको इसके रेफर में देखते हैं। ये बोला यूज्ड इन काउंट्स वेयर द डिकम्पोजिशन यील्ड टू काउंट्स टास्क विद ओवरलैपिंग एलिमेंट्स इफ यू यूज द सम रूल। सम रूल जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कराया था काउंटिंग में, सम रूल था और प्रोडक्ट रूल था, याद है। यस मैम। हाँ, तो ये बोल रहा है इफ यू यूज द सम रूल सम एलिमेंट्स वुड बी काउंटेड ट्वाइस। अगर हम सम को देखते थे तो कुछ एलिमेंट्स 2 बार काउंट हो जाते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूजेस अ सम रूल एंड देन करेक्ट्स फॉर द ओवरलैपिंग एलिमेंट्स। तो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स को देखता है। वी यूज द प्रिंसिपल फॉर द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट यूनियन। तो इसमें क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रिंसिपल फॉर द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट यूनियन। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ए यूनियन बी का। इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में, जिसमें ए यूनियन बी यस। का फॉर्मूला होता है। इसमें जितने भी सेट ए में हैं, जैसे आप डायग्राम में देखो तो ये ए में 4 आ रहे हैं, और बी की बात करो तो भी 4 आ रहे हैं, उसमें से माइनस करना है यस इंटरसेक्शन को, जो कि 2 हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कितने, 2 हैं। तो मैम। ये, 2 है। हाँ, तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ए में टोटल प्लस बी में माइनस ए इंटरसेक्शन बी में, बी। ठीक है। चले आगे। यस। यस मैम। अब नेक्स्ट टॉपिक है, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे इस टॉपिक का, दैट इज मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, इज द मैथमेटिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अ स्टेटमेंट, अ फॉर्मूला और अ थ्योरम इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन ना प्रूफिंग के लिए यूज होता है, कि a इज इक्वल्स टू बी, या हम कहते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, मतलब प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड के लिए यूज होता है इंडक्शंस वाला, यस मैम। ठीक है। ये आपको टॉपिक दे रखा था। इसका मेरे हिसाब से थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव तो नहीं आता है कि प्रूफ करो, क्योंकि प्रूफ तो ऑलरेडी स्टेटेड होता है। तो इसमें इसलिए मैंने थ्योरेटिकली समझाया। इसमें द टेक्निक इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। इसमें इंडक्शन में 2 टेक्निक्स यूज होती है मैथमेटिकल इंडक्शन में टू प्रूव अ स्टेटमेंट। सबसे पहली होती है स्टेप 1 बेस स्टेप। बेस स्टेप क्या होता है, इट प्रूव्स दैट अ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू यस के लिए वो मैम। ट्रू है, मतलब हमने कोई ली। और इंडक्टिव स्टेप क्या होता है, इट प्रूव्स दैट इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द n इटरेशन और नंबर n, देन इट विल बी ट्रू फॉर n प्लस इटरेशन और नंबर n प्लस 1। ये कह रहा है कि अगर वो पहले के लिए ट्रू है तो वो दूसरे के लिए भी, स्टेप के लिए भी ट्रू ही होगी, स्टेप 2, ठीक है। ये इस तरीके से टेक्निक्स यूज करते हैं। बेसिकली आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैथमेटिकल इंडक्शन में प्रूव करना होता है, ठीक है।
यस मैम। का जो न्यूमेरिकल होता है सिंपल प्रूविंग का होता है, और इसमें 2 स्टेप से प्रूव करा जाता है। पहले आप फर्स्ट पार्ट उसका प्रूव कर दोगे, फिर आप कहोगे इसका सेकंड पार्ट भी ट्रू है क्योंकि फर्स्ट पार्ट ट्रू है। इस तरीके से होता है। अब ओके। आते हैं, हाँ नहीं, ये थर्ड लास्ट टॉपिक था, प्रोबेबिलिटी के बाद बेस थ्योरम है। तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी कैन बी conceptualized as finding the chance of occurrence of an event. प्रोबेबिलिटी वही होता है किसी इवेंट को अकर होने के चांसेस कितने होते हैं। ये तो कर रखा है प्रोबेबिलिटी, तो याद है? यस मैम। है ना? यस तो मैम। इसमें मैथमेटिकली इट इज स्टडीड बाय अ रैंडम प्रोसेस एंड देयर आउटकम्स। द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी हैव अ वाइड applications in a variety of fields like genetics, weather forecasting, ओपिनियन पोल्स, स्टॉक मार्केट्स। और ये प्रोबेबिलिटी यूज कहाँ कहाँ होती है, ये इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे आपकी वेदर फोरकास्टिंग में प्रोबेबिलिटी होती है कि जैसे बताते हैं ना मौसम विभाग कि आज बारिश होगी, आज ऐसा वेदर होगा, आज विंडी वेदर होगा, आज रेनी होगा। तो इस तरीके से सारी चीजें वेदर प्रोटेक्शन में। ओपिनियन पोल्स, कौन इलेक्शन जीतेगा, इस तरीके से स्टॉक मार्केट्स में प्रोबेबिलिटी का यूज यस होता है। मैम। जो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है मैथमेटिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इन इवेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल। तो इसमें थोड़ा अपोजिट है। अभी तक हम जो कर रहे थे, हम आप देखो तो हर चीज में हम बिगर वैल्यू ऊपर रख रहे थे और स्मॉलर नीचे रख रहे थे। लेकिन इस वाले प्रोबेबिलिटी के केस में फेवरेबल तो कम ही होंगे ना, और टोटल ज्यादा होंगे अकरेंसेस। तो सिर्फ फेवरेबल वाले को ऊपर रखना है और आउटकम्स, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, उन्हें नीचे रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूले याद यस करना है। मैम। उसके बाद स्टेप्स टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी के 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जितने भी आउटकम्स है पहले वो निकालो। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अप्लाई द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला। तो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालो, फिर फेवरेबल निकालो, फिर फेवरेबल अपॉन टोटल कर दो। फॉर्मूले में यही था, और फिर आपका आंसर आता है। अब एक एग्जाम्पल दिया है प्रोबेबिलिटी का, ये देखो। इस एग्जाम्पल में क्या है, इस एग्जाम्पल है when a dice is thrown, when a dice is thrown 6 possible outcomes can be on top. कोई भी डाइस अगर हम फेंकते हैं तो उसमें क्या होता है, 6 आउटकम्स होते हैं। या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी वन ऑफ द नंबर इज 1 से लेके 6 तक। अगर मैं आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो फेवरेबल है, कोई सा भी अगर एक आए तो 1/6 है। टोटल आउटकम्स 6 है और उनमें से एक आना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो 3 है प्रोबेबिलिटी फेवरेबल की, 3/6, जो कि 1/2 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, वो भी 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स इज 3/6, जो कि 1/2 होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे 3 क्यों लिया? 3 इसलिए लिया है ना, क्योंकि अगर आप देखो डाइस में 3 कितनी बार आता है। अगर मैं इवन की बात करूं तो भी 2 इवन है, 4 इवन है और 6 इवन है। तो सिर्फ 3 ही तो 6 में से इवन हुए। ओह यस मैम। ठीक है ना? ऐसे ऑड की बात करूं तो 1 ऑड है, 3 ऑड है और 5 ऑड है। तो इनमें से सिर्फ 3 ही ऑड है। ठीक है। अच्छा अच्छा। और 1/2 कैसे हुआ? 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 आ गया फाइनली। यस मैम। यस मैम। आगे चलते हैं। अब एक आता है प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी थी। एक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसका भी क्वेश्चन आता है। ये क्या होती है? द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट विल अकर गिवन एन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये कह रहे हैं एक इवेंट तब अकर होगा गिवन कि वो है ए पहले ही हो चुका है और वो अभी अकर होना है बी। दिस इज रिटन एज, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी बी ए की क्या क्या मतलब है कि हमें ए गिवन है जो कि हो चुका है, और प्रोबेबिलिटी बी हमें निकालनी है। तो बी डिवाइड बाय ए करके लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है जो हमें याद करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी बी बाय ए। क्या है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और इंटरसेक्शन बी का है, डिवाइड बाय पी ए जो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो हमें पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी बी बाय ए की आ जाएगी। If event A and B are mutually exclusive, then the conditional probability of event B after the event A will be probable of the event B, that is probability B. मतलब वो यही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बी निकालने के लिए होता है बेसिकली। और इसका फॉर्मूला याद करना है आपको कि प्रोबेबिलिटी बी बाय ए क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ए। ठीक है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। इसका एक एग्जांपल भी दे रखा है न्यूमेरिकल के फॉर्म में, कैसा आता है। इन अ कंट्री
50% ऑफ ऑल टीनेजर्स ओन अ साइकिल। इन्होंने बोला 50% जो टीनेजर्स हैं एक कंट्री के अंदर वो साइकिल चलाते हैं, 30% ऑफ द टीनेजर्स ओन अ बाइक, 30% बाइक चलाते हैं और साइकिल चलाते हैं। बाइक और साइकिल, बाइक और साइकिल का मतलब है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 30%, ठीक है ना। Yes, ये ma'am. मतलब है इसका कि दोनों चलाते हैं, और प्रोबेबिलिटी ए दे रखी है इन्होंने 50%, ठीक है। उसके बाद बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीनेजर ओन्स बाइक गिवन दैट द टीनेजर्स ओन अ साइकिल। अब ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बाइक भी ले रहा है और वो साइकिल भी ले रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो इन्होंने बोला लेट अस अज्यूम ए इज द इवेंट ऑफ अ टीनेजर ओइंग ओनली अ साइकिल। तो ए बोला सिर्फ साइकिल के लिए, बी इज द इवेंट ऑफ टीनेजर्स ओइंग ओनली अ बाइक, बी बोला सिर्फ बाइक के लिए। तो इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ए जो है वो हमें 50 थी, 50% थी साइकिल की, तो 50 डिवाइड बाय 100 0.5 आ गया। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन Yes, बी की क्या थी 30%, तो 30 डिवाइड बाय 100 0.3 आ गया फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। yeah. अब Yes, ma'am. प्रोबेबिलिटी बी ए, वही फॉर्मूला लगाया है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ए। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 0.3 था हमारा, प्रोबेबिलिटी ए हमारा था 0.5, तो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी बी जो है हमारी बी ए वो क्या हुई 0.6, और क्योंकि ये परसेंट में बात थी तो इंटू 100 हो जाएगा, तो हमारा आ गया 60% प्रोबेबिलिटी है टीनेजर्स की, जो कि बाय गिवन बाय टीनेजर्स ओन अ साइकिल। Cycle. Yes, ma'am. ठीक है, चले आगे। Yes, ma'am. ओके, अभी आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है सिंपल जो याद करना है। उसमें इसमें बोला है प्रोबेबिलिटी ए बाय बी, उसमें बी अगर आप याद करो कि हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी बी बाय ए था, ए बाय बी नहीं था, बी बाय ए था, जिसकी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी था डिवाइड बाय बी ए था, है ना। ये इसमें था. बेस थ्योरम Yes, में ma'am. ए डिवाइड बाय बी, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट गिवन, बी इज गिवन, कि हमें कैसे निकालना है बेस थ्योरम में प्रोबेबिलिटी बी बाय ए पी ए, प्रोबेबिलिटी ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। Yes, ma'am. ये बेस थ्योरम है। तो ये इसी के साथ मेरा ये खत्म होता है ये ना सेशन। अगर हम देखें अपना सिलेबस तो हमारा काफी पार्ट हो चुका है, मैथ्स के 3 पार्ट्स हो चुके हैं, Yes, ma'am. ठीक है। इसे रिवाइज करना, कोई प्रॉब्लम है आज के लेक्चर में तो बताइए। Ma'am, no. नहीं, चलो तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू। Okay, thank you, ma'am.